हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। सो आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि रहने वाला है जनरल इंग्लिश से रिलेटेड, और टॉपिक है ईडियम्स एंड फ्रेजेस का। ये टॉपिक सिर्फ DSSB के एग्ज़ाम के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट फॉर एवरी कंपेटिटिव एग्ज़ाम जिसमें जनरल इंग्लिश का पोर्शन है। सो बेसिकली ये वीडियो का पार्ट 1 रहने वाला है। इसमें आपको एंड में प्रीवियस ईयर्स भी देखने को मिलेंगे कि अभी तक ईडियम्स एंड फ्रेजेस से कितने कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन कौन से ईडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे गए हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वर्ड्स। बट आगे बढ़ने से पहले लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं या फिर अभी तक आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। और आपको इसकी PDF मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम के चैनल पर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ऑल्सो फॉर ऑल द नोटिफिकेशंस एंड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम A to Z सारे वर्ड्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम कुछ ईडियम्स एंड फ्रेजेस कर लेते हैं जो कि A वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो ये वीडियो बेसिकली आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। इसमें जितने भी A to Z तक जितने भी ईडियम्स एंड फ्रेजेस है आपके सारे कवर हो जाएंगे। तो अलग अलग पार्ट्स में वीडियो आएगी, बिकॉज अगर एक ही वीडियो मैं बनाऊँ तो बहुत घंटों की बन जाएगी। आज जितने कवर हो सकेंगे हम उतनी कोशिश करेंगे। जो हमारा फर्स्ट ईडियम एंड फ्रेज है वो है अ जेंटलमैन एट लार्ज। अ जेंटलमैन एट लार्ज का क्या मतलब होता है? एन अनरिलायबल पर्सन। अनरिलायबल का क्या मतलब होता है? जिस पे हम विश्वास नहीं कर पाते या जो विश्वास करने योग्य नहीं है। ठीक है। जेंटलमैन एट लार्ज देखने में तो बड़ा पॉजिटिव सुनने को लग रहा है कि कोई जेंटलमैन है जिसका शायद बहुत बड़ा दिल है, बट ऐसा है नहीं। कोई ऐसा आदमी है ये जिसके ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते। आप हिंदी में इसे अपने नोट्स में लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आपको इसकी PDF मिल जाएगी मेरे चैनल पे। नेक्स्ट सेकंड वर्ड है हमारा अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश। इम्पॉर्टेंट है ये इडियम काफ़ी। अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश का क्या मतलब है? हैविंग समथिंग दैट इज सर्टेन इज मच बेटर दैन टेकिंग अ रिस्क फॉर मोर। बेसिकली इसका ये मतलब है जो आपके हाथ में है आप उसी से संतुष्ट रहो, ना कि आप और ज़्यादा चीज़ के लिए रिस्क लो। बिकॉज जो रिस्क है वो काफ़ी आप उसमें काफ़ी कुछ लूज़ कर सकते हो, काफ़ी कुछ गंवा सकते हो। तो बेसिकली आप ऐसा रिस्क मत लो जिसमें फेलियर के चांसेस ज़्यादा है। जो आपके हाथ में है आप उसी में संतुष्ट रहो, इस ईडियम का ये मतलब है। जो थर्ड आप देख सकते हैं कि आगे सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पे एक सेंटेंस भी दिया हुआ है, मैं वो भी रीड कर दूंगी। थर्ड है अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का क्या मतलब होता है? अ वीक पर्सन। स्ट्रॉ क्या होता है? बेसिकली स्ट्रॉ होता है जो सूखी लंबी लंबी येलो कलर की घास होती है। ठीक है, सूखी जो हरी घास नहीं, जो सूख जाती है। तो वो कैसी होती है? जो सूखी हुई घास होती है, आप उसको ज़रा सा टच करो वो एकदम टूट सी जाती है ना। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का तो क्या मतलब होगा? अ वीक पर्सन, जो कि बहुत वीक है, जो कि स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द असिस्टेंट बीइंग अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, हिज एडवाइस वर ऑफ्टन डिस्कार्डेड बाय हिज कलीग्स। जो असिस्टेंट है उसकी एडवाइस कोई भी नहीं सुनता क्योंकि वो एक मैन ऑफ स्ट्रॉ है, मतलब क्योंकि वो एक वीक पर्सन है। फोर्थ वर्ड पे चलते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, ज़रूर आप इनको अपनी हैंड राइटिंग में लिखेंगे और अच्छा होगा, अपने खुद के नोट्स बनाएंगे। अदरवाइज ये आप ज़रूर एग्ज़ाम से पहले सारे ही वर्ड्स पढ़कर जाना। और मैं आपको तरीका भी बताऊंगी कि बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं मैम कैसे वर्ड्स याद करते हैं, किस हिसाब से हमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और ये सब लर्न करना चाहिए वोकैब। तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी वो क्या तरीका होता है। चलो अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, ईडियम की तरफ। अ बुल इन अ चाइना शॉप। अ बुल इन अ चाइना शॉप का मतलब होता है वन हु कॉजेज डैमेज, मतलब जो डैमेज करता है,
कोई एक ऐसा व्यक्ति या फिर कोई एक ऐसी चीज़ जो कि डैमेज करता है। अब डैमेज का क्या मतलब होता है, मतलब खराब करता है, ठीक है। अब खराब किसी भी सेंस में हो सकता है, काम खराब होना या फिर कोई चीज़ को तोड़ना फोड़ना। सो डैमेज का मतलब खराब होना, तो आपको इतना याद रखना है। अ बुल इन चाइना शॉप मतलब डैमेज करने वाला। तो मैनी पॉलिटिकल लीडर्स हैव प्रूव्ड बुल्स इन अ चाइना शॉप इन रिस्पेक्ट टू द डेमोक्रेटिक फैब्रिक ऑफ द नेशन। मतलब जो बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स है वो एक बुल इन अ चाइना शॉप की तरह एक्ट करते हैं। मतलब जो पॉलिटिकल लीडर्स है वो चीज़ों को खराब करते हैं अपनी देश की, सारे नहीं बट कुछ। नेक्स्ट थोड़ा सा न्यू होगा, कभी नहीं पढ़ा होगा इससे पहले आपने, तो है अ डैम्प स्क्विब। स्क्विब का क्या मतलब होता है, काइंड ऑफ अ फायर वर्क होता है ये, ठीक है। मतलब पटाखा टाइप्स, छोटा सा पटाखा हम बोल सकते हैं। इसका क्या मतलब है, कंप्लीट फेलियर। स्क्विब का मतलब मैंने आपको बताया कोई भी फायर वर्क, मतलब कोई भी पटाखा जिसकी आवाज़ ज़्यादा नहीं आती। सो इसका क्या मतलब है, कंप्लीट फेलियर, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अ डैम्प मतलब गीला, तो जो गीला पटाखा होगा क्या वो जलेगा, नहीं जलेगा ना, इट इज़ अ कंप्लीट फेलियर। द विजिट ऑफ फॉरेन मिनिस्टर टू यूएस प्रूव्ड अ डैम्प स्क्विब ऑन टेररिस्ट इशू। मतलब जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर की कोई विजिट हुई होगी वो एक डैम्प स्क्विब रही, मतलब वो एक फेलियर रही। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्नड। बाय नॉट स्पेंडिंग मनी यू आर सेविंग मनी। ये आपने बहुत सुना होगा। अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्नड। पेनी मतलब पैसा, जो आप पैसा बचा रहे हो मतलब वो आप पैसा कमा रहे हो, इसका ये हिंदी में मतलब है। इसका बेसिकली क्या इंग्लिश में क्या मतलब दिया हुआ है, लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा थोड़ा करके, मतलब थोड़ा थोड़ा करके आप अपना मनी बचा रहे हो। सो मनी बचाना इज जस्ट लाइक कि आप उस मनी को कमा भी रहे हो। तो इस इडियम का ये मतलब है। काफ़ी इजी है, ये आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा बट क्या पता आपको देखने को भी मिल जाए। DSSB में अगर जो मैंने एक ही प्रीवियस ईयर डाला है, आगे और भी आपको देखने को डेफिनेटली मिलेंगे बहुत सारे। सो आप खुद आप एनालाइज कर सकते हैं कि जो इडियम्स एंड फ्रेजेस और जो आपको वोकैब देखने को मिलती है DSSB के जनरल इंग्लिश में, वो ईजी नहीं होती है। ऑल्दो ग्रामर फिर भी ईजी होती है बट वोकैब सेक्शन उसका वो ईजी नहीं रखते एग्जामिनर्स। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट 7th वर्ड। ओके, हमने कर लिया है। अ बुल इन चाइना शॉप, अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्नड, ये हम कर चुके हैं। अब हम 9th पे चलते हैं। अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, ये आपने सुना होगा। अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन का क्या मतलब है, वेन यू आर मिसट्रीटेड द सेम वे यू मिसट्रीटेड अदर्स। मतलब जब आप का कोई अच्छे से रिस्पेक्ट नहीं कर रहा या फिर जब आपको कोई मिसट्रीट कर रहा है सेम वे में जैसे आपने दूसरों को मिसट्रीट किया। मिसट्रीट का क्या मतलब है, मिसट्रीट का मतलब होता है बुरा व्यवहार करना। सो आपके साथ भी सेम बुरा व्यवहार हो रहा है जैसे कि आपने औरों के साथ किया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। 10th हमारा ईडियम है अ मेयर्स नेस्ट, मतलब अ फॉल्स इन्वेंशन। फॉल्स मतलब झूठा, तो कोई भी झूठी स्कीम बनाने के लिए कोई अगर हम इन्वेंशन कर रहे हैं, ठीक है, अगर हमने कोई भी न्यू चीज़ बनाई झूठी चीज़, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अ मेयर्स नेस्ट, मतलब अ फॉल्स इन्वेंशन। नेक्स्ट जो 10th इडियम एंड फ्रेज है हमारा वो है अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, मतलब अ डेंजरस पर्सन प्रिटेंडिंग हार्मलेस। एक डेंजरस व्यक्ति जो कि आपको दिखाई दे रहा हो कि ये तो बिल्कुल हार्मलेस है। हार्मलेस मतलब किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सो अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग मतलब एक भेड़िया जो कि भेड़ की तरह बिहेव कर रहा है। भेड़ काफी मतलब भोली भाली होती है, शीप
बट जो भेड़िया है वुल्फ वो भोला भाला नहीं होता. सो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, कोई एक ऐसा व्यक्ति जो कि अच्छा बनने का सिर्फ नाटक कर रहा है. 12th ABC. आई नो ABC. ABC का क्या मतलब होता है? वेरी कॉमन नॉलेज. ठीक है, ABC मतलब एक ऐसी नॉलेज जो कि सबको पता हो. सो ये तो बहुत इजी है याद रखना. ABC का क्या मतलब होता है? बहुत ऐसी चीज जिसके बारे में सभी को नॉलेज है, जिसके बारे में सबको पता है. नेक्स्ट, अ पीस ऑफ केक. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है. अ टास्क दैट बी अकम्प्लिश्ड वेरी इजीली. मतलब पीस ऑफ केक का क्या मतलब है? कोई भी एक ऐसा काम जो कि बहुत इजीली पूरा किया जा सके. इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं. द एग्जाम वॉज अ पीस ऑफ केक सो ईजिली दैट आई कैन टेल यू हाउ टू डू दैट. इट्स ईजी. मतलब जो एग्जाम था वो एक पीस ऑफ केक था मेरे लिए, मतलब बहुत ईजी एग्जाम था मेरे लिए. नेक्स्ट 14th, ऑल एंड सन्ड्री. मतलब विदाउट मेकिंग एनी डिस्टिंक्शन. सिंपल सी लैंग्वेज का मैं बस समझाती हूँ. ऑल एंड सन्ड्री मतलब एवरीवन, सब, हर कोई, सब. ठीक है. सो विदाउट एनी डिस्टिंक्शन मतलब ना देखा ना छोटा है ना बड़ा है, अमीर है ना गरीब है, बट एवरीबडी. ही इन्वाइटेड ऑल एंड सन्ड्री इन द मैरिज पार्टी ऑफ हिज यंगर ब्रदर. मतलब उसने अपने छोटे भाई की शादी में सबको बुलाया. ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ अमीरों को बुलाया, गरीबों को बुलाया, रिश्तेदारों को बुलाया, सबको बुलाया. फाइन. 15th वर्ड, ऑल इन ऑल. मतलब होल सोल, मोस्ट इंपॉर्टेंट. ऑल इन ऑल आपने सुना होगा, कॉन्वर्जेशन में यूज करते हैं. ऑल इन ऑल मतलब होल सोल, पूरा मिला के. नेक्स्ट 16th जो हमारा ईडियम है वो है अल्फा एंड ओमेगा. मतलब फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ ग्रीक अल्फाबेट मीन्स बिगिनिंग एंड एंड. अल्फा एंड ओमेगा सिंपल सी लैंग्वेज में समझाती हूँ. मतलब बिगिनिंग और एंड. बिगिनिंग शुरुआत से लेके एंड तक. सो अल्फा ओमेगा का मतलब होता है शुरुआत से लेके एंड तक. बिगिनिंग मतलब शुरुआत. फाइन. 17th है एन आई वॉश. मतलब अ प्रिटेंस, दिखावा. आई वॉश का मतलब क्या है? दिखावा करना. एग्जाम्पल से समझते हैं. He does nothing without self-interest. All his excuses are but an eye wash. मतलब जो भी वो करता है वो सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए करता है, और जितनी भी उसकी एक्सक्यूजेज है वो सारी आई वॉश है. मतलब सब दिखावा है. प्रिटेंस वर्ड बना है प्रिटेंड से. प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना. नेक्स्ट जो हमारा ईडियम है वो है एट ऑड्स. एट ऑड्स का मतलब होता है इन डिस्प्यूट. डिस्प्यूट मीन्स लड़ाई. फाइन. आर्ग्यूमेंट, झगड़ा. सो एट ऑड्स का मतलब जब कोई किसी के बीच में डिस्प्यूट हो या फिर डिसअग्रीमेंट हो या लड़ाई हो. एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. द टू ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी आर एट ऑड्स ओवर द सिलेक्शन प्रोसीजर ऑफ पियोन्स. मतलब जो सोसाइटी के दो ग्रुप्स हैं वो ऑड्स पर है. दे आर एट ऑड्स मतलब उनके बीच में लड़ाई है. किसको लेके? सिलेक्शन प्रोसीजर को लेके, जो कि पियोन्स के सिलेक्शन का प्रोसीजर है उसकी वजह से. नेक्स्ट 19th, एट 6s and 7. एट 6s and 7s का मतलब होता है पर्सन्स हु आर हैविंग डिफरेंट ओपिनियंस. मतलब लोगों के बीच में डिफरेंट ओपिनियन होना, अपनी डिफरेंट अलग अलग राय होनी. इसका इंग्लिश में मतलब होता है एट 6s and 7s. फाइन. 20th है एप्पल ऑफ माई आई. ये सुना होगा आपने बहुत. एप्पल ऑफ माई आई का मतलब होता है समवन हु इज चेरिश्ड अबव ऑल अदर्स. सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो मतलब बहुत आपका प्यारा, आपकी आंखों का दुलारा. एप्पल ऑफ माई आई मतलब आंखों का दुलारा, जिससे आप बहुत बेहद प्यार करते हो. देन 21 एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट. मतलब विलिंग टू डू समथिंग इमीडिएटली. एट
द ड्रॉप ऑफ अ हैट का मतलब होता है जब आप किसी भी काम को करने के लिए हमेशा रेडी हो, इमीडिएटली, मतलब किसी भी वक्त, ठीक है। पीपल विल फाइल लॉसूट्स एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट दीज डेज, मतलब कुछ लोग केस डालने में इतने जल्दी होते हैं कि मतलब इमीडिएटली वो किसी भी बात पे केस करने के लिए रेडी है, इसका ये एग्जाम्पल का मतलब है। नेक्स्ट 22nd है हमारा इडियम, ऑल बार्क एंड नो बाइट मीन्स व्हेन समवन इज थ्रेटनिंग एंड और अग्रेसिव बट नॉट विलिंग टू एंगेज इन अ फाइट। मतलब ऑल बार्क एंड नो बाइट का मतलब जब कोई बस दिखावे के लिए गुस्सा दिखा रहा है बट जब लड़ने की बात आई तो वो पीछे हट गया या फिर हट गई। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। शी सेड दैट शी विल कॉल द पुलिस if those people ever bother her again, but she didn't. She's all bark and no bite. मतलब वह जो लड़की है उसने धमकी दी थी कि वो पुलिस को बुला लेगी अगर वो लोग उसे दोबारा से परेशान करेंगे, बट जब उन लोगों ने उसे दोबारा से परेशान किया उसने पुलिस नहीं बुलाई। तो शी इज़ ऑल बार्क एंड नो बाइट, मतलब वो दिखावे के लिए धमकी दे रही है, गुस्सा कर रही है, बट उसने कोई वैसा एक्शन नहीं लिया, सिर्फ बोलने के लिए, डराने के लिए उसने किया। नेक्स्ट 23rd नहीं, आई एम सॉरी, 24th, एन एक्स टू द ग्रिन, मतलब टू हैव अ डिस्प्यूट विद समवन, मतलब जब हमारा किसी से कोई झगड़ा हो जाए, डिस्प्यूट मतलब डिसएग्रीमेंट या लड़ाई हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं एन एक्स टू ग्रिन। Environmentalists have no political axe to grind. They just want to save the planet. मतलब जो environmentalists हैं, जो environment को बचाना चाहते हैं, उनका जो political dispute कोई भी नहीं है, उनकी political लड़ाई कोई भी नहीं है, बस वो environment को बचाना चाहते हैं। So बस axe to grind का आप ऐसे याद रखना कि किसी के साथ लड़ाई होना या फिर डिस्प्यूट होना। सो आगे बढ़ने से पहले आई वांट टू टेल यू अबाउट दिस बुक्स। बहुत से कैंडिडेट मुझसे इंग्लिश की बुक्स के बारे में पूछते थे EMRS के एग्ज़ाम के टाइम पे भी, और अभी भी काफ़ियों ने पूछा है। सो अलग से मैं TGT इंग्लिश के ऊपर तो डेफिनेटली मैं बुक्स के ऊपर बनाने वाली हूँ, बट मैं जनरल इंग्लिश के ऊपर भी बुक्स की बनाऊंगी। सो सिंस हम जनरल इंग्लिश का पोर्शन अभी कवर कर ही रहे थे, तो मैंने आई जस्ट गॉट माई हैंड्स ऑन दिस बुक। ये बुक मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। सो ये मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ। इसका मैं आपको कंटेंट भी दिखाना चाहूँगी कि कैसा इसमें इन्होंने कंटेंट दे रखा है। सबसे पहले तो जितने भी आपके ग्रामर के टॉपिक्स हैं, चाहे वो वोकैब हो, चाहे वो फिगर ऑफ स्पीच, जो भी ग्रामर के टॉपिक है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, डायरेक्ट स्पीच और जितने भी टॉपिक्स हैं वो सभी इस बुक में कवर्ड हैं। दूसरी बात, इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को काफ़ी सिंपल वे में समझा रखा है विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप्स। सो मैंने सारे माइंड मैप्स तो इस वीडियो में नहीं डाले हैं, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक माइंड मैप लिया है फिगर ऑफ स्पीच का। जिनका मेन सब्जेक्ट इंग्लिश है, चाहे वो TGT हो चाहे वो PGT हो, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये बुक। और ये माइंड मैप आप देख सकते हैं, जितने भी फिगर ऑफ स्पीचेस है, और ये जनरल इंग्लिश में DSSB के एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही है, ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच से। तो इन्होंने देखो आगे चैप्टर भी है जिसमें इन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, बट फॉर रिविजन पर्पस इन्होंने शॉर्ट में भी माइंड मैप के थ्रू कि आप एंड टाइम पे रिवाइज कर लो, इन्होंने बहुत अच्छे से समझा रखा है। जैसे कि इन्होंने बता रखा है कितने सारे फिगर ऑफ स्पीचेस है, काफ़ी सारे आप अलग अलग ब्रांचेस देख सकते हैं, एलिट्रेशन, हाइपरबॉल, आयरनी, पन, अपस्ट्रॉफ। देन आगे उनका क्या क्या मतलब है, जैसे कि हम देखते हैं पन का क्या मतलब है। सो लेयर्ड विद मीनिंग्स फॉर ह्यूमर, मतलब पन इज जिसमें थोड़ा बहुत मजाक हो, ह्यूमर हो, राइट। देन इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे पन को इन्होंने समझा दिया, पन है क्या, इट इज़ अ ह्यूमर, इट इज़ अ मजाक। और आगे इन्होंने एग्जाम्पल भी दे रखा है, आई विल चेक द स्पेलिंग ऑफ चेकोस्लोवाकिया। ओके, तो ये एक मजाक के तौर पे ये एग्जाम्पल ले रखा है कि मतलब कोई कह रहे हैं कि आई विल चेक द स्पेलिंग ऑफ चेकोस्लोवाकिया बिकॉज
आपको पता होगा ये एक जगह का नाम है और इसके थोड़े हार्ड स्पेलिंग्स है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये थोड़ा ह्यूमर है, तो इस ह्यूमर के तौर पे इन्होंने ऐसे एग्जाम्पल दिया हुआ है पन का। सो ये बुक हाईली रिकमेंड करती हूँ मैं, और आप इस बुक को खरीद सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, उस लिंक के थ्रू आप देख सकते हैं कि ये बुक आपको कितने की पड़ेगी। एंड आई एम वेरी श्योर अगर आप बाहर से खरीदेंगे तो आपको पूरे MRP पे मिलेगी, मगर अगर आप इस लिंक से खरीदेंगे तो आपको डेफिनेटली डिस्काउंट मिलेगा। सो आई हाईली रिकमेंड, प्लीज डू चेक in the description box if you want this book. ओके, ये एक और मैंने माइंड मैप इसमें डाल दिया, जैसे कि पंक्चुएशन का पूरा पहले आप चैप्टर पढ़ो कि पंक्चुएशन डिटेल में है क्या, सारे पंक्चुएशंस को पढ़ो, देन बहुत सारे एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज है, और नॉट ओनली एक्सरसाइज बट प्रीवियस ईयर्स जितने भी एग्जाम हुए हैं SSC या और भी कोई गवर्नमेंट एग्जाम, तो सभी के प्रीवियस ईयर्स दिए हुए हैं। आप जब ये वीडियो टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो आप ज़रूर देखना कि कैसे मैंने इसी बुक से ही काफ़ी सारे ईडियम्स एंड फ्रेजेस इसी बुक से ही मैंने लिए हैं। लिटरली मैंने स्क्रीनशॉट लेके, मुझे बहुत अच्छा लगा, सो मैंने स्क्रीनशॉट लेके डाला है टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो कि ये ईडियम एंड फ्रेज कौन कौन से एग्ज़ाम में पूछा गया है। सो देयर आर 500 idioms एंड फ्रेजेस, और वो मैं सारे ही अपनी आने वाली वीडियो में डेफिनेटली कवर करने वाली हूँ। सो आई हाईली रिकमेंड दिस बुक। अब हम फ्रेजेस और idioms देखेंगे बी वर्ड से। ए वाले ऑलमोस्ट हम सब कर चुके हैं। सो जितने भी ए से इम्पॉर्टेंट idiom फ्रेजेस थे हमने कवर कर लिए, अब हम बी वाले करेंगे। सो 25th है बैक एंड कॉल। बैक एंड कॉल का मतलब होता है एट द सर्विस, जो कि आपकी सर्विस के लिए रेडी है। एग्जाम्पल, डोंट वरी आई एम एट योर बैक एंड कॉल, मतलब डोंट वरी मैं आपकी सर्विस के लिए रेडी हूँ, ठीक है, आपके लिए काम करने के लिए। एट द सर्विस मीन्स आपके लिए काम करने के लिए। 26th बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है लगेज, ठीक है, सामान आपका। सो इसका मतलब होता है विद ऑल गुड्स। एग्जाम्पल, ही रिटर्न्ड हिज विलेज बैग एंड बैगेज, मतलब वो अपने विलेज गया बैग और बैगेज के साथ। सो बैग एंड बैगेज मतलब विद ऑल गुड्स, अपने सारे सामान के साथ। 27th का है बैक टू स्क्वायर वन, मतलब हैविंग टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, मतलब शुरू से शुरुआत करने को हम बोलते हैं बैक टू स्क्वायर वन। एग्जाम्पल के साथ और अच्छे से समझ लेते हैं। दे लॉस्ट एवरीथिंग एंड फाउंड देमसेल्व्स बैक एट स्क्वायर वन, मतलब उन्होंने अपना सब गवा दिया और अब उन्हें फिर से शुरू से शुरुआत करने की ज़रूरत है। 28th है बेटेड ब्रेथ, मतलब इन एंजाइटी एक्सपेक्टेंसी, मतलब जब हम किसी चीज़ को एक्सपेक्ट करते हैं विद फुल एंजाइटी, मतलब जब हम किसी चीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं, नर्वस होते हैं और हम कुछ अच्छा उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जब हम कुछ अच्छा एक्सपेक्ट करते हैं तो हमारे अंदर कुछ नर्वसनेस होती है, मे बी जब हमारा रिजल्ट आने वाला होता है, राइट। तो बेटेड ब्रेथ हम इसको बोलेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। Every Indian was waiting for the outcome of the cricket match with bated breath, मतलब हर कोई इंडियन मैच के टाइम जो रिजल्ट था उसका वेट कर रहा था विद बेटेड ब्रेथ। बेटेड ब्रेथ का मतलब ये होता है हम पॉजिटिव रिजल्ट के बारे में सोच रहे हैं और हम उस रिजल्ट के लिए नर्वस भी है। एंजाइटी किस लिए होती है? जब हम नर्वस होते हैं। नेक्स्ट है 29th बैंक ऑन। बैंक ऑन का मतलब होता है डिपेंड ऑन या फिर काउंट ऑन। सो इसका मतलब होता है डिपेंड ऑन, जब हम किसी के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है। बैंक ऑन मीन्स जब हम किसी के ऊपर डिपेंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन बैंक ऑन मी एट ऑड टाइम्स, मतलब तुम मेरे ऊपर डिपेंड रह सकते हो ऑड टाइम्स पे। ऑड टाइम्स मतलब जब आपका मुश्किल समय हो तो आप मेरे ऊपर डिपेंड रह सकते हो, मैं आपकी हेल्प करूंगी या करूंगा। 30th barking up the wrong tree, मतलब a mistake made in something you are trying to achieve।
बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री मतलब जब आप कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहे हो तो उसमें जो मिस्टेक्स होती हैं उसको हम बोलते हैं बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। 31. बीट अ डेड हॉर्स टू फोर्स एन इशू दैट हैज ऑलरेडी एंडेड। बीट अ डेड हॉर्स का मतलब एक मरे हुए घोड़े को मार रहे हो, तो इसका मतलब क्या होएगा? इसका मतलब यही होगा, हम किसी इशू के ऊपर खामखा का जोर डाली जा रहे हैं जबकि वो इशू खत्म हो चुका है, फिर भी हम उसी को बाद में ड्रैग कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं जिसका कोई फायदा नहीं है, हम उसे अब चेंज भी नहीं कर सकते, राइट? तो इसका क्या होता है? बीट अ डेड हॉर्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। सो चैनल पे न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी, एंड कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा टाइम लेके ज़रूर फीडबैक भी दीजिएगा अपना। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ईडियम 32, बीटिंग अराउंड द बुश। ये आपने एग्जाम में बहुत देखा होगा, पढ़ा भी होगा आपने। इसका मतलब होता है अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, नॉट स्पीकिंग डायरेक्टली अबाउट द इशू। बीटिंग अराउंड द बुश मतलब जब हम डायरेक्टली जिस टॉपिक के बारे में बात हो रही है हम उसके बारे में नहीं बात कर रहे, बट हम घुमा फिरा के बातों को कर रहे हैं। फाइन, जो मेन इशू है हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे, इधर उधर की बातें लेके बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब होता है बीटिंग अराउंड द बुश। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। इफ यू वॉन्ट टू आस्क मी जस्ट आस्क, डोंट बीट अराउंड द बुश। मतलब अगर तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो सीधे सीधे पूछो, घुमा फिरा के मत पूछो, ठीक है? डोंट बीट अराउंड द बुश मतलब घुमा फिरा के मत करो। 33, बिटवीन द कप एंड द लिप्स मतलब ऑन द पॉइंट ऑफ अचीवमेंट। बिटवीन द कप एंड द लिप्स मतलब जब हम एकदम अचीवमेंट के पास है, एकदम, ठीक है, जो हम चाहते हैं जब हम एकदम उसके पास पहुंच जाते हैं, इसको हम बोलते हैं बिटवीन द कप एंड द लिप्स। नेक्स्ट 34, ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है इन राइटिंग, जो कि लिखित में हो, सिंपल है और इजी है, एग्जाम में आता है। 35, बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है एन ओवरव्यू। जब हम ऊपर ऊपर से कोई चीज़ पढ़ लेते हैं जल्दबाजी में, ठीक है, ऊपर से बर्ड जब नीचे की चीज़ें देखती है तो वो डिटेल में नहीं देख सकती ना, बस ऊपर ऊपर से देखती है, तो बर्ड आई व्यू का मतलब हम ऊपर ऊपर से जल्दी से सब देख लें। 36, ब्लो हॉट एंड कोल्ड मतलब हैविंग नो स्टैंड, शोज फेवर एट वन टाइम एंड अनफेवर एट अनदर। ब्लो हॉट एंड कोल्ड मतलब जब आप अपनी एक चीज़ पर टिके नहीं रहते, कभी तो आप किसी चीज़ का स्टैंड लोगे और कभी आप एकदम उसके ऑपोजिट करोगे, मतलब कभी आप किसी का फेवर ले रहे हो और दूसरे ही पल आप उसका फेवर नहीं लोगे, मतलब आप अपना जो एक स्टैंड नहीं ले पा रहे हो, कभी इधर डगमगा रहे हो कभी उधर डगमगा रहे हो, इसका ये मतलब होता है ब्लो हॉट एंड कोल्ड का। अब 37 की ओर चलते हैं। 37 जो हमारा ईडियम एंड फ्रेज है वो है बॉडी एंड सोल। बॉडी एंड सोल का मतलब होता है शरीर और आत्मा, मतलब पूरा, इंटायरली। इसका मतलब इंटायरली मतलब पूरे तरीके से, ठीक है? एग्जाम्पल देखते हैं। शी डिवोटेड बॉडी एंड सोल टू विन द मेडल मतलब उसने अपना पूरा शरीर और अपनी आत्मा लगा दी उस मेडल को जीतने के लिए। शरीर और आत्मा लगा दी का क्या मतलब है? मतलब उसने अपना पूरा 100% दिया। इंटायरली मतलब 100% देना। सो ब्लैंक चेक का क्या मतलब होता है? कंप्लीट अथॉरिटी और अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम ऑफ एक्शन और अ फ्री हैंड। ब्लैंक चेक का बेसिकली मैं इजी वे में मतलब बताती हूँ। जब हम किसी को पूरी फुल फ्रीडम दे दे कुछ भी करने की, ठीक है, तो मतलब मैंने उसे ब्लैंक चेक दे दिया कि अब आप इसको जो मर्जी करो, इस पे जो मर्जी अमाउंट लिख लो, जिसको जैसे मर्जी खर्चो। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो ब्लैंक चेक मतलब जब हम किसी को पूरी फुल अथॉरिटी दे रहे हैं। अथॉरिटी मतलब पूरी फुल फ्रीडम दे रहे हैं कुछ भी चीज़ करने की। नेक्स्ट ब्लू मून। ब्लू मून मतलब अ रेयर इवेंट और अकरेंस। रेयर मतलब बहुत ही कम। सो ब्लू मून का मतलब होता है बहुत ही कम दिखने वाला। कभी कभी तो फिर भी होता है कि ठीक है, कभी हो जाता है कभी नहीं, तो ब्लू मून मतलब ना के बराबर, रेयर। देन 40th वर्ड जो हमारा है ईडियम, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब इरेगुलरली। ये बहुत एग्जाम में देखने को मिलता है, आपने सुना भी होगा।
बाय फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है जब कोई चीज कंटिन्यूसली नहीं हो रही, रुक रुक के हो रही है, इरेगुलर वे में हो रही है. 41 बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू. मतलब आप कोई ऐसा काम पकड़ रहे हो जो कि बहुत बड़ा है, आपकी क्षमता से शायद बाहर है. सो बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू का मतलब है आप कोई ऐसा चीज ले रहे हो, ऐसा काम पकड़ रहे हो जो कि आपकी पहुंच के बाहर है, बट फिर भी आप उसे करने के लिए पूरा वो आश्वासन दे रहे हो कि हाँ मैं कर लूंगा या कर लूंगी. फाइन. 42 बाय हुक और बाय क्रुक बोलते हैं सब लोग. आई होप ज्यादातर लोगों को इसका मतलब पता भी होगा. बाय एनी मीन्स मतलब किसी भी तरीके से. बाय हुक और क्रूक मतलब किसी भी तरीके से. मुझे वो मेडल चाहिए बाय हुक एंड क्रूक मतलब मुझे वो मेडल चाहिए किसी भी तरीके से, चाहे फेयर मीन से चाहे अनफेयर मीन से, बट मुझे वो चाहिए. एग्जाम्पल देखते हैं. आई वॉन्ट टू गेट दिस लाइसेंस बाय हुक एंड क्रूक. मुझे वो लाइसेंस चाहिए बाय हुक एंड क्रूक किसी भी तरीके से, अच्छे गलत किसी भी तरीके से. ठीक है. 43 बाय लीप्स एंड बाउंड्स. लीप्स एंड बाउंड का मतलब होता है स्पीडली, बहुत तेजी से. फाइन. आई होप आपको ये सारे समझ में आ रहे होंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस. नेक्स्ट है कॉल अ स्पेड मतलब स्ट्रेट टॉक्स. ही बिलीव्स इन कॉलिंग स्पेड अ स्पेड. कॉल स्पेड अ स्पेड का मतलब होता है स्ट्रेट मतलब सीधी बात. फाइन. घुमा फिरा के नहीं, सीधी बात करने वाले को बोलते हैं कॉल स्पेड अ स्पेड. 45 कैट्स एंड डॉग्स. ये आजकल बहुत लोग इसे यूज करते हैं. कैट्स एंड डॉग्स मतलब हैवी रेन, बहुत तेज की जब बारिश होती है तो हम बोलते हैं इट इज. एग्जाम्पल ही देख लेते हैं. इट हैज बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. मतलब इट हैज बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का ये मतलब नहीं है कुत्ते बिल्लियां की बारिश हो रही है, इसका ये मतलब नहीं है. इसका ये मतलब है बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, हद से ज्यादा. ठीक है. Then 46 cast iron stomach. Someone who has no problems, complications or ill effects with eating anything or drinking anything. देखो हिंदी में समझाऊं तो जिसका लोहे जैसा पेट हो, स्टमक हो. तो लोहे जैसा स्टमक किसका हो सकता है? जो कुछ भी खा ले, कुछ भी पी ले और फिर भी उसका पेट खराब ना हो या उसकी तबीयत खराब ना हो. ठीक है. तो बेसिकली कास्ट आयरन स्टमक का मतलब जो स्टमक है एकदम आयरन की तरह और उस इंसान को बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होती, चाहे वो कुछ ऊट पटांग अच्छा सीधा ठीक है बेकार खा पी ले, उसकी इम्यूनिटी मतलब बहुत स्ट्रांग है. देन नेक्स्ट 47 कास्ट एस्पर्जन्स. कास्ट एस्पर्जन्स मतलब टू क्रिटिसाइज समबडी और समबडीज कैरेक्टर का. ये इंपॉर्टेंट है, ये न्यू है, आपने नहीं सुना होगा तो इस पे स्टार लगा लीजिए. कास्ट एस्पर्जन्स का मतलब होता है जब आप किसी के कैरेक्टर पे क्वेश्चन कर रहे हैं, जब आप किसी के चरित्र पे कुछ गलत बोल रहे हैं उसके बारे में, तो हम बोलते हैं कास्ट एस्पर्जन्स. नेक्स्ट 48 चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक. ठीक है, फिर से पढ़ती हूं मैं. चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब होता है द टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब पीपल हु लुक लाइक देयर पेरेंट्स. सो इम्पॉर्टेंट है एंड न्यू है. सो चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब ये एक ऐसा ईडियम है जो कि यूज किया जाता है किसी को डिस्क्राइब करने के लिए कि तुम अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हो. ठीक है. जब हम किसी भी व्यक्ति को उनके माँ बाप से कंपेयर करते हैं शक्ल से, ठीक है, कि आपकी जो शक्ल है आपके पेरेंट्स से मिलती है, तब हम ये ईडियम फ्रेज यूज कर सकते हैं चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक. एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. लाइक हिज ब्रदर ही इज अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, वेरी रूड इन बिहेवियर एंड स्टाउट इन साइकी. साइकी के स्पेलिंग्स देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है. PHYSIQUE. ठीक है. एग्जाम में पूछे जाते हैं, कभी रॉन्ग वर्ड्स दे देते हैं और कहते हैं कि इनमें से कौन सा रॉन्ग है या कौन सा सही है 4 ऑप्शंस में से. सो अपने ब्रदर की तरह वो भी बहुत रूड और स्टाउट इन साइकी है. मतलब स्टाउट का मतलब मैं बताती हूँ, इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जाम में, NVS के एग्जाम में ये सिनोनिम एंटोनिम में किसी में पूछा गया था.
सो स्टाउट का मतलब होता है मोटा, ठीक है। तो एनवीएस के आई गेस इंग्लिश के जनरल पेपर में पूछा गया था, स्टाउट का मतलब होता है मोटा। एंड आई एम सॉरी मैंने साइकी बोला, इसका ये जो वर्ड है ये फिजिक है, ओके। सो स्टाउट इन फिजिक होना चाहिए, नॉट साइकी, आई एम सो सॉरी। सो काफ़ी कुछ सीख लिया हमने इससे। स्टाउट मीन्स मोटा एंड चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक मतलब जब हम किसी को किसी से कंपेयर कर रहे हैं फिजिकली। 49th, कॉल द शॉट्स, टू बी इन चार्ज और व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट शुड हैपन। कॉल द शॉट्स का ये मतलब होता है जब आपको कोई चार्ज दिया जाता है या फिर आप इंचार्ज होते हो, जो भी आसपास की चीज़ें हो रही हैं जब आप उसके मतलब चार्ज होता है जब। फॉर एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाती हूँ। द पुलिसमैन इज द वन हु विल कॉल द शॉट्स ड्यूरिंग द पॉलिटिकल गैदरिंग्स। मतलब जो पुलिसमैन है वो इंचार्ज रहेंगे, कोई पॉलिटिकल गैदरिंग हो रही है, स्पीच हो रही है किसी मिनिस्टर की, तो जो भी उसकी जो हैपनिंग्स होगी, जो भी कार्य होंगे, उसका चार्ज किसके पास रहेगा? पुलिस मैन के पास। सो बेसिकली कॉल द शॉट्स का मतलब होता है जब आपको किसी चीज़ का चार्ज दिया जाता है, ठीक है। स्कूल में कोई फंक्शन होता है तो जो मेन जिसने सब कुछ डिसाइड किया होता है उसके हाथ में चार्ज होता है कि अब फंक्शन नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट कौन सा इवेंट होगा, ठीक है। सो बेसिकली इंचार्ज को हम बोलते हैं कॉल द शॉट्स। नेक्स्ट क्लोज कॉल, 50th है हमारा ईडियम क्लोज कॉल, अ नैरो एस्केप फ्रॉम डिजास्टर। क्लोज कॉल मतलब जब हम एकदम से बाल बचे हैं ना, उसको हम इंग्लिश में क्लोज कॉल बोलते हैं, ठीक है। कोई एक्सीडेंट, कार टकराते बच गई तो हम कहते हैं ना अरे बाल बच गए। तो सिंपली अ नैरो एस्केप फ्रॉम डिजास्टर, डिजास्टर मतलब कोई मिस हैपनिंग होने से जब आप बाल बचते हैं तो इंग्लिश में हम उसे कहते हैं क्लोज कॉल। 51 कॉक एंड बुल स्टोरी मतलब अनट्रू स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी का क्या मतलब होता है? झूठी कहानी। अनट्रू मतलब झूठी कहानी। इंपॉर्टेंट है और काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है और काफ़ी सिंपल है ये। 52 क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, ये भी एग्जाम में आता है और काफ़ी ज़्यादा ईजी है। When you complain about a loss from the past, cry over the split milk का spilt milk का क्या मतलब होता है? जब कोई चीज़ पास्ट में हो गई और आप फिर भी उसको लेके रोए जा रहे हो, ठीक है। कोई चीज़ हो गई पास्ट में, अब आप उसको बदल नहीं सकते, बट आप बार बार उसी के बारे में सोच के मूड खराब कर रहे हो, रो रहे हो। सो हम इसको बोलते हैं cry over spilt milk. For example, it is no use crying over spilled milk. He spent all the money and there is nothing you can do. मतलब एग्जाम्पल में बता रखा है कोई फ़ायदा नहीं है पुरानी बातों को लेकर रोने का, जब आपने सारे पैसे खर्च दिए और आपके पैसे ख़त्म हो गए तो क्यों अब रो रहे हो? पहले ही सोच के चलते, या ऐसा एग्जाम्पल बोल रहा है, ओके। नेक्स्ट, कन्फ्यूजन वर्ड्स कन्फाउंडेड मतलब टू बी इन फर्दर वर्स पोजिशन। कन्फ्यूजन वर्ड्स कन्फाउंडेड मतलब जब आप ऑलरेडी एक बेकार सिचुएशन में हो और अब आप और ज़्यादा बेकार सिचुएशन में होने वाले हो, मे बी बिकॉज ऑफ एनी रीज़न। जब आप कोई गलत एक्शन ले रहे हो तो ऑब्वियसली तो आप और वर्स मतलब बेकार, खराब सिचुएशन में ही जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट 54th क्रॉस पाथ्स मतलब एनकाउंटर और मीट समवन बाय चांस। एग्जाम में आता है ये, काफ़ी स्टार लगा लो। क्रॉस पाथ का मतलब होता है जब हम किसी से एकदम से कहीं भी मिल जाते हैं। एनकाउंटर मतलब एकदम से मिलना, बाय चांस। आप सोच समझ के नहीं मिल रहे, डिसाइड करके नहीं मिल रहे, बट एकदम से मिल गए कहीं बाहर। 55 क्राई वुल्फ मतलब रोता हुआ भेड़िया। इसका क्या मतलब है? इंटेंशनली रेज अ फॉल्स अलार्म। क्राई वुल्फ का मतलब होता है जब आप जानबूझ के कोई झूठा अलार्म, कोई झूठ बोल रहे हो जानबूझ के, ठीक है। चिल्ला के भेड़िया आया है ना, तो वो झूठी तो बोलता था, सबने सुनी होगी आई होप कहानी। एक आदमी था, कैसे बोलता था भेड़िया आया, तो वो फॉल्स अलार्म होता था। तो क्राई वुल्फ का मतलब होता है जब हम जानबूझकर कोई झूठ बोल रहे हैं, फैला रहे हैं कोई झूठ। 56 क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। क्यूरियोसिटी ने, जिज्ञासा ने बिल्ली को मार दिया। इसका हिंदी में तो देखो ये ट्रांसलेशन है, बट इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। बीइंग inquisitive can lead you into a dangerous situation. Inquisitive मतलब
जब आप किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हो जानने के लिए, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इनक्विजिटिव। ये सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स में, वोकैब में ये वर्ड बहुत बार देखने को मिलता है एग्जाम में, तो स्टार लगा लो और लिख भी लेना। इनक्विजिटिव मतलब जब आप में बहुत एक्स्ट्रा जिज्ञासा या क्यूरियोसिटी होती है किसी चीज़ को जानने के लिए। सो क्यूरियोसिटी किल द कैट मतलब जब आपको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को जिज्ञासा हो जानने के लिए, तो वो भी चीज़ सही नहीं है, वो आपको कभी कभी डेंजर में डाल सकती है। अब क्यूरियोसिटी डेंजर में कैसे डाल देगी, एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं। When he started asking too many questions of his neighbors about their whereabouts during the weekend, they warned him the curiosity kill the cat। मतलब जब उस आदमी ने अपने पड़ोसियों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछने लग गया कि तुम अपने वीकेंड पे कहाँ गए थे, इस टाइम पे तुम कहाँ थे, उस टाइम पे तुम कहाँ थे, तो उन्होंने उसे वार्निंग दी, क्यूरियोसिटी किल द कैट मतलब कि तुम इतने ज़्यादा क्यूरियस मत बनो, कहीं तुम एक मुश्किल पोजीशन में पड़ जाओ। इस एग्जाम्पल का ये मतलब है। 57th कट एंड ड्राइड। कट एंड ड्राइड का मतलब होता है रेडीमेड फॉर्म, मतलब जब आपको बनी बनाई चीज़ मिल जाए, रेडीमेड चीज़ मिल जाए, रेडीमेड चीज़ को हम बोलते हैं कट एंड ड्राइड। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, न्यू है। 58 है कर्टेन लेक्चर। कर्टेन लेक्चर मतलब अ रीप्रूफ बाय वाइफ टू हर हस्बैंड। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको ये इडियम समझाती हूँ। कर्टेन लेक्चर मतलब जब कोई वाइफ अपने पति को अकेले में समझा रही होती है, गुस्सा कर रही होती है कि आपको ये नहीं करना चाहिए था, ये नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है। सो जब कोई प्राइवेट में बीवी अपने पति को कुछ समझा रही होती है कि ये चीज़ मत बोलो या ये चीज़ मत करो, तो उसको हम बोलते हैं कर्टेन। कर्टेन मतलब पर्दे के पीछे का लेक्चर। फाइन। सो हमने डी वाले वर्ड्स पे अब आ गए हैं, सी वाले भी कवर कर लिए, ए बी सी वाले, अब हम डी वाले करते हैं कवर। सो आप देख सकते हैं आज की एक वीडियो में ही हमने कितने सारे वर्ड्स कवर कर लिए, और अभी हम आगे वो भी पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। सो वो तो आप ज़रूर करिएगा याद अच्छे से। सो 59th का है डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मतलब होता है वन हु वॉज प्रीवियसली अननोन एंड नाउ इज प्रोमिनेंट। मतलब डार्क हॉर्स मतलब कोई व्यक्ति जो कि पहले जिसको जाना नहीं जाता था, मतलब लोग उसे पहचानते नहीं थे, बट अब वो एक प्रोमिनेंट फिगर बन गया, मतलब अब उसको हर कोई जानता है, तो उसको हम बोलते हैं डार्क हॉर्स। 60 डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। ये तो बहुत सुना होगा, स्कूल टाइम पे मॉरल ऑफ द स्टोरी में आपने पढ़ा भी होगा काफ़ी। मतलब डोंट रिलाई ऑन इट अनटिल यू आर श्योर ऑफ इट। मतलब जब तक आपको कुछ हाथ में मिल नहीं जाता, आप उसके ऊपर ये मत सोचिए कि आपकी वो चीज़ है, ठीक है। जब तक वो लिटरली आपको कोई चीज़ मिल नहीं जाती, तब तक आप 100% श्योर मत होइए कि वो चीज़ आपकी है। 61 डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। मतलब डू नॉट पुट ऑल योर रिसोर्सेज इन वन पॉसिबिलिटी। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट मतलब जो भी आपकी चीज़ें हैं वो आप एक जगह पे मत रखिए। क्यों? क्योंकि अगर कोई चोरी हो गई या फिर खराब हो गई तो वो सारी चीज़ें वहाँ से चली जाएगी, तो उनको अलग अलग चीज़ों में रखिए। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मिस्टर टैन्स फाइनेंशियल एडवाइज़र, मतलब मिस्टर टैन के फाइनेंशियल एडवाइज़र ने उन्हें बोला, अर्ज हिम टू बी केयरफुल, उन्हें बोला कि आप केयरफुल रहिए, एंड नॉट पुट ऑल हिज एग्स। नॉट पुट ऑल हिज एग्स, चलो पहले पढ़ते हैं। इन वन बास्केट बाय इन्वेस्टिंग ऑल हिज मनी ऑन स्टॉक्स। मतलब मिस्टर टैन के एडवाइज़र ने उन्हें समझाया कि अपना सारा मनी आप स्टॉक्स में मत लगाइए, कहीं और भी इन्वेस्ट कर लीजिए, ठीक है, एक ही जगह मत सारी इन्वेस्टमेंट करिए। सो डोंट पुट ऑल एवरीथिंग इन वन बास्केट, मतलब एक ही जगह आप मत कोई चीज़ रखिए, अलग अलग जगह में उसको रखिए। 62 डॉग्स लाइफ। डॉग्स लाइफ का क्या मतलब होता है? कुत्ते की जिंदगी, हिंदी की ट्रांसलेशन है इसकी। डॉग्स लाइफ मतलब मिजरेबल। मिजरेबल मतलब बहुत बेकार, वेरी सैड, बहुत ही घटिया, ठीक है। और अनप्लेजेंट मतलब अच्छी लाइफ नहीं। सो ऐसा तो नहीं है डॉग्स की लाइफ
अगर आप उन्हें अच्छे से रखोगे तो उनकी लाइफ अच्छी होगी डेफिनेटली। सो डॉग्स लाइफ का मतलब होता है, ईडियम के हिसाब से चले तो डॉग्स लाइफ का मतलब होता है एक अच्छी जिंदगी नहीं, मतलब बेकार जिंदगी होना। 63 dig one's own grave, to do something that has negative consequences for you even though these consequences can be easily seen. Okay, अपनी कब्र खुद ही खोदना इसका मतलब है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। मतलब कोई भी ऐसा कार्य करना, खुद ही ऐसा कार्य करना जो कि आपको डुबा दे, मतलब जो कि आपको नीचे ले आए, फाइन, मुश्किल में डाल दे, मतलब नीचे ले आए का मतलब जो कि आपको मुश्किल में डाल दे, और वो कार्य आप खुद ही करो, कोई और नहीं, खुद ही करोगे आप वो काम। 64 ड्राइव समवन अप द वॉल, मतलब टू इरिटेट एंड और टू अनॉय वेरी मच। ड्राइव समवन अप द वॉल मतलब किसी को बहुत ही ज़्यादा तंग कर देना या इरिटेट कर देना। याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये वाला, ड्राइव समवन अप द वॉल मतलब दीवार के ऊपर नहीं चढ़ा देना, मतलब किसी को हद से ज़्यादा इरिटेट, तंग कर देना। सो जैसा कि मैंने कहा था कि एंड में हम करेंगे कुछ मतलब ये हमने करे, इम्पॉर्टेंट ये भी थे, बट अब हम कुछ प्रीवियस ईयर्स करेंगे, ठीक है। कम से कम 400-500 प्रीवियस ईयर्स हैं। सो आपको वो सभी देखने को मिलेंगे मेरे आने वाली वीडियोस में। सो फर्स्ट हम देखते हैं स्वीपिंग स्टेटमेंट। स्वीपिंग स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है? थॉटलेस स्टेटमेंट। और ये एसओ के एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, ईडियम। स्वीपिंग स्टेटमेंट मतलब बिना सोचे समझे कोई भी स्टेटमेंट बोल देना। थॉटलेस मतलब बिना सोचे समझे, फाइन। ऑल एट सी, ऑल एट सी का क्या मतलब होता है? पजल्ड, ठीक है। तो आप देखिए इजी नहीं है। ऑल एट सी समुद्र, तो समुद्र कैसा होता है? पजल, राइट, कंफ्यूज्ड। इनफ रोप मतलब इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन। इनफ रोप की हिंदी क्या है? लंबी रस्सी, बट हम ट्रांसलेशन की तरफ नहीं जाएंगे। इनफ रोप का जो मीनिंग है वो है आपको जब बहुत काफ़ी फ्रीडम दी जाती है, काफ़ी रस्सी दी जाती है, मतलब काफ़ी फ्रीडम दी जाती है किसी काम को करने की, ठीक है। ऐसे आप याद कर सकते हैं। बाय फिट्स एंड स्टार्ट, ये अभी हमने पढ़ा था ऊपर। फिट्स एंड स्टार्ट का क्या मतलब होता है? ये भी एसओ के एग्ज़ाम में ही आया। सो इस शीट पे आपको सारे एसओ एग्ज़ाम के ही दिखेंगे, आगे आपको और भी एग्ज़ाम्स को देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने आपको बता दिया लाइक 400 to 500 वर्ड्स, तो सभी एग्ज़ाम के वर्ड्स हम करेंगे। पहले एसओ के देख लेते हैं। बाय फिट्स एंड स्टार्ट मतलब कोई भी चीज़ रुक रुक के हो रही है, इरेगुलर वे में हो रही है। फिफ्थ, फेल फाउल ऑफ। फेल फाउल ऑफ का मतलब गॉट इनटू ट्रबल विद, मतलब फेल फाउल ऑफ का मतलब जब आप किसी मुश्किल में पड़ गए हो। सिक्स्थ, टोकन स्ट्राइक, शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज वार्निंग। टोकन स्ट्राइक मतलब शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज वार्निंग। स्ट्राइक का मतलब होता है हड़ताल। तो जब वर्कर्स जब हड़ताल पे जा रहे हैं, बट थोड़े समय के लिए, सिर्फ एक वार्निंग देने के लिए कि वो समझ जाए, ठीक है। तो थोड़ी टाइम के लिए हड़ताल पे जाना, स्ट्राइक पे जाना, कि आप वार्निंग दे रहे हो दिखाने के लिए। सो अभी हम और भी पढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिमाइंड कराना चाहती हूँ, अगर आपको ये सारे पीडीएफ्स चाहिए मेरी वीडियो के लिए तो आप मेरे टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है टेलीग्राम के चैनल के लिए। मोर ओवर आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पे आपको मेरी वीडियोस की सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एंड 7th idiom, दैट इज फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है गेट रेप्रीमांडेड। रेप्रीमांड का मतलब होता है डांट, फटकार लगना। सो फेस द म्यूजिक मतलब जब आपको फटकार लगे, जब आपकी डांट पड़े। तो आप देख सकते हैं इजी नहीं है, काफ़ी न्यू है, बट काफ़ी आपने सुने भी होंगे, बट ये एग्ज़ाम में पहले पूछे गए हैं। सो जितने भी हमारे एग्ज़ाम में आ रखे हैं पहले के, देखो DSSB के तो मैं आपको सारे ही प्रीवियस ईयर्स कराऊंगी, तो वो तो आपके कवर हो ही जाएंगे प्रीवियस ईयर्स DSSB के। बट हम अलग से सारे ईडियम फ्रेजेस करेंगे भी, और जितने भी आज तक गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं आप देख सकते हैं 2000, 2001 से
और जितने भी ये ऑसवाल बुक न्यू एडिशन है, तो जो भी 2023 तक पूछे गए हैं क्वेश्चंस आपको सारे देखने को मिलेंगे। शुरू इन्होंने 2001 से किया है या 2000 से आई गेस। सो आप टेंशन मत लो। आज हमने डी तक करे हैं वर्ड्स, कल आपको वीडियो में EFGH तक मिल जाएंगे और इसके आगे के प्रीवियस ईयर्स देखने को मिलेंगे। आई होप आपको ये तरीका सही लग रहा होगा। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत मोटिवेशन मिलती है आगे की और वीडियोस बनाने के लिए। नाउ मूविंग ऑन टू द 8th ईडियम, लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन मतलब हेट इंटेंसली, मतलब जब हम किसी को बहुत ज़्यादा हेट करते हैं, नफ़रत करते हैं, तो हम इस ईडियम को यूज़ करते हैं, लुक डाउन अपॉन। 9th है फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, वेस्टिंग टाइम इन अ यूजलेस एफर्ट। फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स का मतलब होता है जब हम अपना एफर्ट को वेस्ट कर रहे हैं, टाइम को वेस्ट कर रहे हैं एक फालतू सी चीज़ के लिए, यूजलेस चीज़ के लिए। यूजलेस मतलब फालतू। अंडर अ क्लाउड मतलब अंडर सस्पिशन, ठीक है। अंडर अ क्लाउड का मतलब होता है जब आप शक के दायरे में हो। सस्पिशन मतलब शक, ठीक है। जब आप शक के दायरे में हो तो बोल सकते हैं यू आर अंडर अ क्लाउड, मतलब आपके ऊपर शक है। 11th वन, ग्रीन थंब। ग्रीन थंब का मतलब होता है टू हैव अ नेचुरल इंटरेस्ट, मतलब किसी चीज़ में जब आप इंटरेस्टेड हो तो हम बोल सकते हैं ग्रीन थंब उसके लिए। 12th है प्लेड हैवॉक। प्लेड हैवॉक का मतलब होता है कॉज्ड डिस्ट्रक्शन। हैवॉक का मतलब आप स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफ़ियों को नहीं पता होगा। हैवॉक मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, केओस, ठीक है। डिस्ट्रक्शन का मतलब विनाश होता है। सो हैवॉक, केओस इससे मिलते जुलते ही सिनोनिम्स है, मतलब विनाश से, डिस्ट्रॉय से। सो नो लव लॉस्ट बिटवीन। 13th है नो लव लॉस्ट बिटवीन, नॉट ऑन गुड टर्म्स, मतलब जब हम किसी के साथ अच्छे संबंध में नहीं है, अच्छे टर्म्स में नहीं है, तो हम उसके लिए यूज वर्ड फ्रेज कर सकते हैं नो लव लॉस्ट बिटवीन। 14th फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर बहुत एग्जाम में आता है, इम्पॉर्टेंट है, अगेन स्टार लगा लीजिए, बट ये तो सारे ही इम्पॉर्टेंट है जो हम कर रहे हैं। फेयर एंड स्क्वायर मतलब ऑनेस्ट, बहुत ज़्यादा जब आप ऑनेस्ट हो तो हम उसको फेयर एंड स्क्वायर बोल सकते हैं। वाइट एलिफेंट अभी हरियाणा के एग्ज़ाम में पूछा गया था, या फिर किसी एक एग्ज़ाम में अ वाइट एलिफेंट NVS के टाइम पे पूछा गया। मुझे याद है हाल ही में मैंने ये ईडियम फ्रेज करवाया है प्रीवियस ईयर में किसी एग्ज़ाम के। सो अ वाइट एलिफेंट का मतलब होता है कॉस्टली और ट्रबलसम पोजेशन, जब आपके पास कोई बहुत महंगा, या फिर आपको बहुत महंगा जब आपके पास कोई चीज़ है और वो चीज़ आपको तंग भी कर रही है, दुखी भी कर रही है, तो हम बोल सकते हैं वाइट एलिफेंट, ठीक है। आउट एंड आउट। आउट एंड आउट मतलब टोटली, पूरे तरीके से। 17th है ऑन द कफ। ऑन द कफ का मतलब होता है ऑन क्रेडिट, जब आप उधार पर हो, उधार पर चल रहे हो, तो हम बोल सकते हैं यू आर ऑन द कफ, आपके ऊपर बहुत सारा उधार है। 18th डज नॉट होल्ड वाटर, मतलब कैन नॉट बी बिलीव्ड। डज नॉट होल्ड वाटर का मतलब होता है जब आप पे विश्वास करा ना जा सके, ठीक है, यू कैन नॉट बी बिलीव्ड। 19th अ वाइल्ड गूज चेज, फ्यूटाइल सर्च। अ वाइल्ड गूज चेज मतलब, फ्यूटाइल का मतलब आप स्टार लगा लीजिए। फ्यूटाइल का मतलब होता है यूजलेस, मतलब जब आपको उस चीज़ का व्यर्थ, हिंदी में मैं बताऊँ तो फ्यूटाइल मतलब व्यर्थ, मतलब जब आपको यूजलेस है वो काम, या फिर जब आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला, तो ऑब्वियसली वो काम व्यर्थ ही हुआ, ठीक है, जब उसका कोई यूज़ नहीं मिला। तो जब आप व्यर्थ में, बेमतलब में किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि यू आर फाइंडिंग अ वाइल्ड गूस, और यू आर ऑन अ वाइल्ड गूस चेज। नेक्स्ट 20th, इन अ टाइट कॉर्नर। इन अ टाइट कॉर्नर का मतलब होता है इन अ डिफिकल्ट पोजिशन, जब आप किसी मुश्किल घड़ी में हो तो इसको हम बोल सकते हैं इन अ टाइट कॉर्नर।
गोइंग प्लेसेस, ये आपने बहुत सुना होगा, ही इज गोइंग प्लेसेस। ही इज गोइंग प्लेसेस का ये मतलब नहीं है वो जगह जगह घूम रहा है, इसका ये मतलब होता है वो बहुत टैलेंटेड और सक्सेसफुल है। ओके। इन कोल्ड ब्लड, ये भी एग्जाम में बहुत आता है। 22, अ मर्डर डन विदाउट इंटेंशन। इन कोल्ड ब्लड का मतलब होता है कि आप एकदम बेदिल हो, आप में दिल नहीं है और आप मर्डर कर रहे हो। कोई भी आपके रास्ते में किसी मतलब कोई आपके लिए कांटा बन रहा है आँख का, तो आप उसको मार दोगे। इट इज़ दैट काइंड ऑफ अ थिंग। ठीक है, जब इन कोल्ड ब्लड मतलब आप में अंदर दिल नहीं है, आप एकदम ऐसे से इंसान हो। ऑफ एंड ऑन, 23rd, ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है ओकेजनली, मतलब कभी कभी। ठीक है, तो याद रखना, ऑफ एंड ऑन का मतलब कभी कभी, नॉट रेगुलरली बट ओकेजनली। ओकेजनली का मतलब भी कभी कभी होता है, इरेगुलर भी हो सकता है यहाँ पे। 24th, हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट। आपने बहुत सुना होगा लोगों को कहते हुए कि कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है मतलब कोई भी स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। 25th, टुक टू हील्स। टुक टू हील्स मतलब रन अवे इन फियर, मतलब जब आप डर के मारे भाग रहे हो तो उसको बोलते हैं टुक टू हील्स। टू कीप अप, टू कीप अप मतलब टू कीप इन टच, जब आप किसी के साथ टच में रहो। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट का मतलब होता है कन्फेस विदाउट रिजर्व, मतलब जब आप अपनी गलतियों को या फिर अपने जो काम आपने करे हैं उनको आप कन्फेस कर रहे हो, उनको आप खुद मान रहे हो कि हाँ ये मैंने किया है। 28 का मतलब होता है हेड्स विद रोल। हेड्स विद रोल का मतलब होता है ट्रांसफर विल टेक प्लेस। ट्रांसफर्स विल टेक प्लेस मतलब जब ट्रांसफर्स होने वाले होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह के लिए बदलाव होने वाला है, तो उसको हम बोल सकते हैं हेड्स विल रोल। तो बेसिकली ये ट्रांसफर के लिए यूज होता है ये ईडियम। देन नेक्स्ट है 29, मेक नो बोन्स अबाउट, मतलब डू नॉट हैव एनी हेजिटेशन इन एनीथिंग। जब आप में बिल्कुल भी कोई भी तरीके की हेजिटेशन नहीं है किसी भी चीज़ की, चाहे आप बोल लो या फिर कोई काम कर लो, और आप ज़रा भी हेजिटेट नहीं कर रहे हो, पीछे नहीं हट रहे हो। हेजिटेट मतलब घबरा नहीं रहे हो। ठीक है, तो हम बोलते हैं मेक नो बोन्स अबाउट। 30th, टेक आफ्टर। टेक आफ्टर, इस पे तो डबल ट्रिपल स्टार लगा लो, एग्जाम में बहुत आता है। टेक आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबल्स। रिजेंबल का क्या मतलब होता है? रिजेंबल मतलब किसी की तरह दिखना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ यू रिजेंबल योर मदर, मतलब आप अपनी मदर की तरह दिखती हो। यू रिजेंबल योर ब्रदर, मतलब आप अपने भाई की तरह दिखते हो। और अगर मैं आपको ये भी बोल सकती हूँ यू टेक आफ्टर योर ब्रदर, यू टेक आफ्टर योर ब्रदर का भी सेम मतलब है कि आप अपने भाई की तरह दिखते हो। सो टेक आफ्टर याद रखना रिजेंबल होता है। नेक्स्ट 31, टू स्टार्व ऑफ। टू स्टार्व ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन। जब हम किसी कार्य को पोस्टपोन कर देते हैं, थोड़े बाद के समय के लिए टाल देते हैं, तो हम बोलते हैं टू स्टार्व ऑफ। 32nd, टू गिव अ पीस ऑफ माइंड। टू रेप्रीमैंड। टू रेप्रीमैंड का मतलब अभी मैंने बताया है, फटकार लगाना, किसी को डांटना। सो ही गेव मी अ पीस ऑफ माइंड मतलब उसने मुझे डांटा। नेक्स्ट 33, रेस्ट ऑन लॉरेल्स, एग्ज़ाम में बहुत आता है। ठीक है, टीचिंग के एग्ज़ाम में ही, यूपी के एग्ज़ाम में ये 2-3 बार आ चुका है। रेस्ट ऑन लॉरेल्स का मतलब होता है टू बी कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है सैटिस्फैक्शन। सो टू बी सेटिस्फाइड। रेस्ट ऑन लॉरेल्स मतलब जब आप अपनी अचीवमेंट से एकदम सेटिस्फाई हो और अब आपको लगता है कि मैंने अपने जीवन में सब पा लिया और अब आप कुछ नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो जब आप अपनी जीवन से सेटिस्फाई हो मीन्स यू आर रेस्टिंग ऑन लॉरेल्स। देन नेक्स्ट 34, पे थ्रू नोज। पे थ्रू नोज का मतलब क्या है? पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस। जब आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पैसा दे रहे हो,
अब वो चीज़ कोई भी हो सकती है, ठीक है। सो बेसिकली पे थ्रू नोज मतलब जब आप किसी भी चीज़ के लिए बहुत सारा पैसा दे रहे हो, दैट मीन्स यू आर पेइंग थ्रू योर नोज। नेक्स्ट 35, ड्रॉ ऑन फैंसी। ड्रॉ ऑन फैंसी का मतलब यूज़ इमेजिनेशन, मतलब जब आप अपने ख्यालों में ख्याली पुलाव बना रहे हो, दैट इज़, तो यू आर ड्राइंग ऑन योर फैंसी, अपने ख्यालों में चीज़ें बनाना, दैट मीन्स। सो आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आज हमने सिर्फ 35 प्रीवियस ईयर्स के ईडियम्स देखे हैं, बट उससे पहले हमने 64 65 हमने और देखे हैं वर्ड वाइज। जी तक हमने आज कंप्लीट कर लिए। सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो में आई विल ट्राई कि हम ज़्यादा से ज़्यादा और कवर कर पाएँ और आपको एंड में प्रीवियस ईयर्स भी देखने को मिलेंगे इसी वे में। सो वीडियो पसंद आई ज़रूर लाइक करिए, थोड़ा सा टाइम निकालिए अपना फीडबैक देने के लिए कमेंट सेक्शन में टू मोटिवेट मी। ऑल्सो अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आई, कोई चेंजेस चाहिए वीडियो में, तो आप अपने उस वे में भी सजेशंस दे सकते हैं, ठीक है। मैं सभी सजेशंस को पढ़ती हूँ और अपनी वीडियोस में डालने की कोशिश करती हूँ। मोर ओवर हमने एक DSSB का प्रीवियस ईयर जनरल इंग्लिश का डिस्कस कर लिया है। बहुत ही जल्द आपको दूसरा भी देखने को मिलेगा और ये जो सीरीज़ है ईडियम्स एंड फ्रेजेस की, ये भी कंटिन्यू रहेगी। सो मेरे चैनल पे बने रहिएगा अगर आपको ऐसी ही वीडियोस और चाहिए। फॉर ऑल द PDFs you can join my Telegram channel. Also you can join my WhatsApp group and the WhatsApp channel as well. So thank you so much for watching the video. Have a good day and all the very best for your upcoming exam.